शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है रादर देन की नॉलेज। ठीक है, कौन कितना गांधी जी को आइडियल मानता है, उनके बारे में कितना जानता है, जैसे उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ रखा है तो शायद वो अच्छे से कैटर कर पाए इस क्वेश्चन को। तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस थॉट ऑफ महात्मा गांधी, किसमें सिग्निफिकेंस थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट वाले कंटेक्स्ट पे आपको ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंसर कुछ भी हो सकता है, आपके आइडिया से, नॉलेज से, प्रोस्पेक्टिव से, आप अपने हिसाब से एक मॉडल आंसर है, आप देखिए इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन नॉर्मल से रहेगा। महात्मा गांधी थॉट वाज बेस्ड ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइडेड हिज एक्शन एंड टीचिंग्स। इट encompasses non-violence, truth, self-discipline, non-possession, सत्याग्रह, स्वराज, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ये इंट्रोडक्शन हो गया। नॉर्मली गांधी जी के बारे में, गांधी जी के विचारों के बारे में बताया गया कि महात्मा गांधी जी थॉट वाज बेस्ड ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइडेड हिज एक्शन एंड टीचिंग्स। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे उनके? नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन पोसेशन, सत्याग्रह, स्वराज, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। आप अपन बॉडी देखते हैं, मेन कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है महात्मा गांधी जी के थॉट का, वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्या असर डालता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए कितना सिग्निफिकेंस है गांधी जी का थॉट, ये देखते हैं। ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल वैल्यूज। ठीक है, इंस्पायर पीपल टू अडॉप्ट नॉन वायलेंट मीन्स एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। नॉन वायलेंट होना, किसी व्यक्ति को नॉन वायलेंस होना, वो कहीं ना कहीं से गांधी जी से वो सीख ले सकता है। प्रमोट सोशल हार्मोनी एंड अपहोल्ड ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। ये इंडिविजुअल के लिए था। बात करते हैं सोसाइटी के लिए। विजन ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे बड़ी बात है कि कोई सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, या आज के समय में सोसाइटीज़ कैसी हैं। ठीक है, ये गांधी जी के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक विजन रखता है इंक्लूसिव सोसाइटी जो कि फ्री होगी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज़। किसी तरह का इनइक्वालिटीज़ नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, ना डिस्क्रिमिनेशन होगा, जैसे छुआछूत, जात पात, अमीर गरीब, ऐसा कोई नहीं। ऐसा गांधी जी के विचार थे और ये सिग्निफिकेंस शो करता है आज के सोसाइटी में। इनकरेजेस सोसाइटी टू वर्क टूवर्ड्स सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरमेंट फॉर ऑल। ये गांधी जी बात करते थे। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जैसे गांधी जी ने, ठीक है, शुरू किया था हरिजन वाला कॉन्सेप्ट, उसी तरह ये भी देख सकते हैं कि सबको, समाज के, सोसाइटी के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को ऊपर लाना। ठीक है, ये सोसाइटी में सिग्निफिकेंस हो गया गांधी जी का। अब गांधी जी के थॉट का सिग्निफिकेंट अपन देखेंगे गवर्नमेंट में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है, बोले तो सेल्फ गवर्नेंस। encourage government to prioritize the need and aspiration of the citizen। ठीक है, promote transparency and involve communities in policies making process। देखिए, स्वराज गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वराज का हो, और कोई भी गवर्नमेंट हो वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो सिटीजन हैं उनके, सिटीजन्स के डेवलपमेंट का। ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करे, मतलब बीच में जो भी सरकार कर रही है और जो देश की जनता है उनके बीच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाए जो कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट में हो। ठीक है, और कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करे, कोई भी पॉलिसी बनाए, एक बेटर फीडबैक ले। ये हो गया गवर्नमेंट वाला। अगला देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी ऑन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट सर्व एज ए इंस्पिरेशन फॉर एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। continue to be effective tool for advocating for social change, raising awareness and challenging oppressive system। ठीक है, मतलब सिंपल सा यहाँ ये बोल रहा है कि जो जितने भी ये हमेशा नॉन वायलेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करे और पीसफुल प्रोटेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस जैसा माहौल बनाए। ठीक है, वॉर करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीसफुल अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, सिविल डिसोबीडियंस कर सकते हो। ठीक है, अवेयरनेस रेज करते हो पब्लिक के प्रति, सोशल चेंज आप ऐसे कर सकते हो रादर देन की वॉर करो। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी पे क्या सिग्निफिकेशन रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंस्पायर्ड नॉन अलाइनिंग मूवमेंट पंचशील।
ठीक है, पंचिंग मूवमेंट आपको पता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबली गांधी जी का थॉट था, प्रोसेस था, गांधीज़म था, ठीक है, जो वहाँ पे अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी में रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस मूवमेंट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग सिविल राइट मूवमेंट लेड बाई मार्टिन लूथर किंग एंड द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। देखिए आप एग्जांपल देख लीजिए कि ग्लोबल कम्युनिटी पे भी गांधी जी के थॉट का क्या असर रहा, ठीक है। बात करते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के, तो सिंप्लिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एम्फेसिस ऑन लिविंग इन हार्मनी, मतलब सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना। जो गांधी जी का फेवरेट थॉट नहीं है कि नेचर आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, आपकी लालच नहीं, ठीक है, तो वही बात है। विथ नेचर एंड रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल, अलाइंग द कंटेम्प्रेरी कॉल फॉर इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो इथिकल बिजनेस होना चाहिए, प्रैक्टिसेस फेयर ट्रेड एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर होना चाहिए। ट्रस्टशिप मॉडल डेवलप करो, ठीक है। इनकरेज बिजनेस टू प्रायोरिटाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग एक्सप्लोरेशन एंड वर्क टुवर्ड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, ठीक है। मतलब आप कोई भी बिजनेस हो उसमें ट्रस्टशिप होना चाहिए, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, ठीक है, कोई भी हो, मार्केट हो, वहाँ पर ट्रस्टशिप डेवलप होना चाहिए। और दूसरा इथिकल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, कोई गलत प्रैक्टिस ना हो उसमें, जो रिलेवेंस रहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, ठीक है। कंक्लूजन में देख लेते, ये अपन ने पूरा देख लिया कि गांधी जी का जो सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। तो सोसाइटी में देख लिया कैसे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी से फ्री होना चाहिए, इंडिविजुअल में कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, मोरल वैल्यू समझे सोसाइटी के प्रति, सोशल वैल्यूज़ के प्रति, फैमिली के प्रति। गवर्नेंस की बात करें तो एक गवर्नेंस स्वराज होना चाहिए, और गवर्नेंस को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जनता के बीच रहकर, जनता से सलाह लेकर, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट। और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये नॉन वायलेंट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू किसी भी मामले को सुलझाना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्ट होना चाहिए, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी यूज़ करो तो आपको ऐसा यूज़ करो कि जितनी ज़रूरत हो, ना कि यूज़ करते जाओ, ठीक है। रिसोर्स का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करना चाहिए, मेनली इसका यही मतलब है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में इथिकल बिजनेस होना चाहिए, इथिकल प्रैक्टिस होना चाहिए, और एक ट्रस्टशिप मॉडल डेवलप करना चाहिए बायर सेलर पूरे माहौल में, मार्केट में, ठीक है। कंक्लूजन में देख लेते हैं महात्मा गांधी थॉट कंटिन्यू टू गाइड इंडिविजुअल, इंस्पायर सोशल चेंज, शेप गवर्नेंस, empower marginalized communities, foster global peace, promote environmental sustainability and encourage ethical business practices. Gandhiji principle offer moral compass for stakeholder across various domains, facilities a more just, inclusive and harmonious society. ठीक है, ये नॉर्मल सा कंक्लूजन था कि कैसा एक समाज होना चाहिए। तो वही उसी में बोल रहा है कि गांधी जी का थॉट कंटिन्यू टू गाइड इंडिविजुअल, इंस्पायर करना चाहिए, इंडिविजुअली किसी को इंस्पायर करना चाहिए, सोशल चेंज लाता रहे, सेफ गवर्नेंस को एक अच्छा सेफ मिलता रहे, और जो मार्जिनलाइज है उनको भी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को भी एम्पावर करता रहे, ठीक है। ग्लोबली पीस है, इन्वायरमेंट को प्रमोट करे सस्टेनेबली, और एक इथिकल बिजनेस को प्रमोट करे। जो इतना था उसी को इतने में समराइज करने की कोशिश किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी गांधी जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन सिंपल सा है, हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अपन ने इसी सीरीज़ में एक वीडियो महात्मा गांधी जी के बारे में देखा है, ठीक है। वो था कि वो एजुकेशन को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके, कल्चर को लेके क्या बोलते थे वो, और इसमें अपन बात करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्ट्रगल में क्या अप्रोच था बोस साहब का और गांधी साहब का। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, हिस्ट्री बेस डालेंगे क्योंकि पूरा कंटेक्चुअल हिस्टोरिकल है। तो महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस वर प्रोमिनेंट फिगर एंड इमेंस पॉलिटिकल मोरल इथिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन 1915 अपॉन द रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी इमर्ज एज द undisputed leader of India's freedom movement and Indian National Congress. Subhash Chandra Bose, who was 28 year younger than Gandhi, made a firm decision to resign from the prestigious Indian civil services in order to wholeheartedly dedicated himself to the cause of Indian independence. ठीक है, दोनों अलग अलग है। गांधी जी बहुत छोटे थे, उनका मिजाज थोड़ा अलग था। बोस साहब छोटे, 28 साल गांधी जी छोटे थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके भी उन्होंने वो इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। वहीं गांधी जी तो वो फिर फ्रेशली नए आए हुए थे वहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है। तो दोनों का सिंपल सा बात है, आप एक जगह पे पले बड़े हो, शुरू से वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का ऑपरेशंस, वहाँ ब्रिटिशर्स क्या करते वो देखे हुए हो। वहीं गांधी जी अफ्रीका से आए हुए थे, तो गांधी इसलिए तो उन्होंने पहले पूरा देश घुमा समझने के लिए। तो इन दोनों लोग के थॉट प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस था, उसी की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी एंड बोस, ठीक है। मीन्स ऑफ अचीव फ्रीडम की बात करें तो बोस साहब का बिलीव करते थे कि आर्म रेजिस्टेंस वाज नेसेसरी टू अचीव फ्रीडम एंड
एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। बोस साहब का सिंपल सा मानता है कि भाई ये फ्री में ऐसा कुछ देने वाले नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, तो आर्म रेजिस्टेंस नेसेसरी है फ्रीडम अचीव करने के लिए, ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, इन द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। और गांधी जी का था कि गांधी फर्मली रिजेक्टेड वायलेंस एंड प्रोपोगेटेड नॉन वायलेंस। सिंपल सा, गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस के लिए रहे हैं। तो एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ अचीव फ्रीडम ही बिलीव दैट पावर ऑफ ट्रूथ एंड मोरल फेसेस। ठीक, यहाँ पे मीन्स ऑफ अचीव फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं इसमें अंतर देख लिया। बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की, तो लीडरशिप स्टाइल की, तो सुभाष चंद्र बोस बिलीव इन मोर असर्टिव एंड मिलिटेंट अप्रोच। ही एडवोकेटेड फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ही फॉर्म्ड एन इंडियन नेशनल आर्मी एंड शॉर्ट इंटरनेशनल सपोर्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस एकदम अलग कॉन्सेप्ट वाले इंसान थे। ही बिलीव इन मोर असर्टिव एंड मिलिटेंट अप्रोच, वही बात है, ये मिलिटेंट अप्रोच में ज़्यादा बिलीव रखते थे। ही एडवोकेटेड फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने जिनसे वो संगठन मानते थे, उनके संगठन में जो भी थे, उन्होंने INA भी बनाया, तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि भाई हमें रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा आर्म से, तभी हमें आज़ादी मिलेगी, ठीक है। वहीं गांधी जी की बात करते हैं तो ऑन द अदर हैंड ही अडॉप्टेड अ नॉन वायलेंट पीसफुल अप्रोच। ही एम्फसाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस एज अ पावरफुल टूल। सिंपल, फिर वही बात करते हैं कि भाई अपन सत्याग्रह करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, ठीक है, अपन कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं करेंगे, हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं करना है लिटरली, ठीक है। बात करते हैं आइडियोलॉजी फॉर द स्ट्रगल की, तो बोस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। ही बिलीव दैट इंडिपेंडेंस कुड नॉट बी अचीव थ्रू द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज लीडरशिप कुड बी अचीव्ड, ठीक है। बोस साहब का मानना था कि जो इंडिपेंडेंट है वो कुड बी अचीव थ्रू अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, ठीक है। बोस साहब का ऐसा मानता था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि आइडियोलॉजी रिवॉल्व अराउंड द नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सेल्फ सफिशिएंसी। ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड इनविशन आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। गांधी जी वही मानते थे कि अपने आप को इतना एम्पावर करो, ठीक है, आत्मनिर्भर बना लो, ठीक है, वो उनका आइडियोलॉजी था स्ट्रगल के लिए। वहीं पे बोस साहब का बिल्कुल अलग था। वो एक सेंट्रल कमांड चाहते थे, वो चाहते थे कि नेशनलिस्ट और सोशल आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, इसीलिए वो उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस चाहते थे कि इकट्ठा करो अपनी तरफ और धावा बोल लो। बात करते हैं नेचर ऑफ मासेस मोबिलाइजेशन की, तो बोस बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस चैलेंजेस ब्रिटिश रूल। वहीं गांधी जी मास मोबिलाइजेशन थ्रू द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, बाइकआउट एंड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, जो अभी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था उसके थ्रू। फिर बात करते हैं गार्निंग इंटरनेशनल सपोर्ट। बोस जी sought international support particularly from Axis power during the World War II, liberate India from British rule. He believed in utilizing external assistance to achieve independence. उनका मानना था कि भाई बाहरी शक्ति को बुलाते हैं, उनसे मदद लेते हैं, अपने देश को आज़ाद कराते हैं, ऐसा बोस साहब का मानना था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ही एडवोकेटेड फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस थ्रू द पीसफुल मीन्स एंड नो एक्सटर्नल पावर। वो कहते हैं कि कोई एक्सटर्नल पावर बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही पीसफुल रेजिस्टेंस करेंगे और हम अपना देश खुद ही स्वतंत्र करा लेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट विजन की बात करते हैं तो बोस का मानना था कि इन्फ्लुएंस बाय सक्सेस ऑफ द 5-year प्लान इन द सोवियत यूनियन एंड ही एडवोकेटेड फॉर सोशलिस्ट नेशन विद एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। वहीं गांधी जी का मानना था कि विलेज बेस्ड पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, अपोज द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये मानना था अपने गांधी जी का। कंक्लूजन में देख लेते हैं तो सिंपल सा कंक्लूजन है, डिस्पाइट देयर कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज बोथ महात्मा गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी हेल्ड deep admiration and respect for each other. In 1942, Gandhi ji bestowed upon Bose the title of Prince among the Patriots to acknowledge his profound love for the country. Similarly, Bose expressing his admiration for Gandhi ji during the radio broadcast from Rangoon 1944, referring him as a father of nation. तो अपन ने ये दो क्वेश्चन देखा, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन कि ये डिफरेंस था अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी एंड बोस साहब इन द अटेनमेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें अपन ने देखा कि फ्रीडम कैसे अटेंड करते, इसमें क्या डिफरेंस था, लीडरशिप स्टाइल में क्या डिफरेंस था, आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था, और नेचर ऑफ मास मोबिलाइजेशन में, जनरेटिंग इंटरनेशनल सपोर्ट में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है, आपका अलग कॉन्सेप्ट होगा, नॉलेज होगा, तो आप इस बेस में अपना आंसर जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल पर, थैंक यू।